देखो, लास्ट क्लास में हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कर लिया था। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। अब एक बॉक्स में, एनसीईआरटी में एक बॉक्स है, उस बॉक्स में दिया है और उससे तुम्हें बहुत सारे कुछ पता चल जाएगा एक ही बॉक्स से। जैसे कि यहाँ पे दिया है पहले किंगडम, उसके बाद यहाँ पे दिया है लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, देन दिया है सिमेट्री, देन सीलोम, और लास्ट में दिया है जो ऑर्गेनिज्म का फाइलम, कौन सा फाइलम में ये ऑर्गेनिज्म आते हैं, फाइलम। ठीक है, अब इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म का सिमेट्री कैसा है, कौन सा फाइलम का सीलोम कैसा है। ये बॉक्स को पढ़ने के लिए देखो, किंगडम तो हम एक ही पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो एनिमलिया ही होगा ना, और कुछ नहीं होगा, एनिमलिया होगा यहाँ पे किंगडम। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी को दो टाइप में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, यहाँ पे दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक है सेलुलर लेवल, एक है सेलुलर लेवल, और एक को रखा गया टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल और ऑर्गेन लेवल। ठीक है, टिश्यू लेवल और ऑर्गेन लेवल एक साथ रखा गया। देन रखा गया है सिमेट्री, देन सिमेट्री। देखो, जितने सारे ऑर्गेनिज्म सेलुलर लेवल शो करते हैं वो मोस्टली आसिमेट्रिकल होते हैं, इसीलिए इसका सिमेट्री हो जाएगा मोस्टली आसिमेट्रिकल, मोस्टली आसिमेट्रिकल। यहाँ से तुम्हें पता चल जाएगा कि जो सारे ऑर्गेनिज्म का सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है बॉडी का, वो मोस्टली आसिमेट्रिकल होता है। लेकिन टिश्यू लेवल और ऑर्गन लेवल जो है, इसमें दो प्रकार का ही ऑर्गेनिज्म दिखाई दे सकता है। वन इज, इसमें दिखाई दे सकता है रेडियल सिमेट्री भी, इसमें ऑर्गेनिज्म कुछ रेडियल सिमेट्री भी शो करेगा, रेडियल सिमेट्री भी शो करेगा इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म, सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, और इसमें बाइलेटरल सिमेट्री भी शो होगा। ठीक है, तो मोस्टली आसिमेट्रिकल, बट इसमें रेडियल एंड बाइलेटरल दोनों सिमेट्री शो होगा। सीलोम का बात करें तो जो सारे ऑर्गेनिज्म आसिमेट्रिकल होते हैं एंड सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इसका सीलोम हम देखेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा आसिलोमेट। ये ऑर्गेनिज्म आसिलोमेट ऑर्गेनिज्म के ग्रुप में आते हैं, मतलब कोई सीलोम नहीं होता है। जो सारे ऑर्गेनिज्म रेडियल सिमेट्री शो करता है उसमें भी आसिलोमेट होगा, उसमें भी ऑर्गेनिज्म आसिलोमेट होगा, मतलब कोई सीलोम नहीं है। बट जो ऑर्गेनिज्म बायलैटरल सिमेट्री शो करता है उसमें तीनों प्रकार का ही ऑर्गेनिज्म दिखता है, आसिमेट्री भी दिखेगा, सॉरी आसिलोमेट भी दिखेगा, आसिलोमेट ऑर्गेनिज्म भी है, इसमें स्यूडोसिलोमेट भी है, स्यूडोसिलोमेट भी है, स्यूडोसिलोमेट भी है, और इसमें ट्रू सिलोमेट भी है। ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म तुम्हें यहाँ पे दिखाई देगा। सॉरी शुरू तो किया था। ठीक है, देखो एनिमल किंगडम में हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जब कंप्लीट किया था, उसके बाद एक बॉक्स में ये एनसीईआरटी में ये जो पूरा बॉक्स है ये दिया है। इसमें किंगडम देखो, पहले एनिमलिया, उसके बाद लिखा है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसके बाद है सिमेट्री, उसके बाद है सीलोम, उसके बाद है फाइलम। किंगडम तो एक ही है, एनिमलिया किंगडम के अंदर पढ़ रहे हैं हम लोग। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखे तो दो प्रकार में इसको डिवाइड किया गया यहाँ पे, लेकिन इसका डिटेल हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन और टिश्यू और ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। जो सारे ऑर्गेनिज्म सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं बॉडी में, वो ऑर्गेनिज्म में सिमेट्री मोस्टली क्या होते हैं, आसिमेट्रिकल, मतलब इसको कोई भी प्लेन से काटा जाए तो दो हाफ में इक्वली हाफ नहीं होगा। और टिश्यू लेवल और ऑर्गन लेवल में अगर डिवाइड करेंगे हम तो ये ऑर्गेनिज्म दो प्रकार का ही सिमेट्री शो करता है, रेडियल सिमेट्री एंड बायलैटरल सिमेट्री। तो हम यहाँ पे जितने सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी है और मोस्टली आसिमेट्री भी है,
तो उसमें जो सीलोम दिखता है उसमें मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म है वो दिखता है आसिलोमेट, मतलब इसमें कोई सीलोम प्रेजेंट नहीं होता है। दूसरा, टिश्यू लेवल और ऑर्गन लेवल में अगर देखें तो यहाँ पे दो प्रकार का ऑर्गेनिज्म हम देखते हैं सिमेट्री के ऊपर बेस करके। एक है रेडियल सिमेट्री, दूसरा है बायलैटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री मोस्टली क्या है, आसिलोमेट है, लेकिन बायलैटरल सिमेट्री शो करने वाला ऑर्गेनिज्म तीनों टाइप का ही सेलोम शो कर सकता है। आसिलोमेट भी हो सकता है, स्यूडोसिलोमेट भी हो सकता है और सिलोमेट भी हो सकता है। अब यहाँ पे फाइलम देखेंगे, क्या क्या फाइलम यहाँ पे होता है, कौन कौन सा फाइलम यहाँ पे है। ठीक है, चलो फाइलम कौन कौन सा है देखो, फाइलम का नाम देख लेते हैं। चलो, आसिलोमेट भी है, आसिमेट्री भी है, प्लस सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी है। तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए पॉरीफेरा, है ना। इसमें आसिलोमेट देखा था हमने, आसिमेट्री भी देखा था और सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी देखा था। दूसरा, टिश्यू लेवल या तो ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी का, रेडियल सिमेट्री शो करता है और आसिलोमेट है। ये कौन सा ऑर्गेनिज्म हो सकता है, सिलेंटेरेटा ऑर्गेनिज्म हो सकता है और टिनोफोरा जो है वो ऑर्गेनिज्म हो सकता है। दोनों फाइलम इसमें आएगा। एक है यहाँ पे सिलेंटेरेटा, एक है सिलेंटेरेटा मतलब निडारिया, सिलेंटेरेटा और आएगा निडारिया, सॉरी सिलेंटेरेटा की और एक नाम है निडारिया और एक है टिनोफोरा, ये दो फाइलम इसमें आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे टिश्यू लेवल और ऑर्गन लेवल बात करें और बायलैटरल सिमेट्री का बात करें और आसिलोमेट का बात करें, बोलो कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म बायलैटरल सिमेट्री शो करता है लेकिन आसिलोमेट है। देखो तो इसको हम रख सकते हैं, बायलैटरल सिमेट्री कर सकते हैं, हम इसको दो हाफ में डिवाइड कर सकते हैं और ये देखने में है फ्लैट, तो ये आ जाएगा किसमें, प्लैटीहेलमिन्थिस के अंदर। दोनों चीज ही शो कर रहा है, एक है बायलैटरल सिमेट्री, दूसरा है नो सीलोम, इसमें कोई सीलोम नहीं होता है। ठीक है, तो ये दो ही कैरेक्टर इसमें प्रेजेंट है। तो इसके अंदर आसिलोमेट के अंदर जहां बायलैटरल सिमेट्री शो होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म हम रखेंगे इसमें, किसको, प्लैटीहेलमिन्थिस को। ठीक है, प्लैटीहेलमिन्थिस को। अब स्यूडोसिलोमेट में मैंने बोला था एक ही ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक ही ग्रुप, एक ही फाइलम होते हैं इसमें, जिसमें स्यूडोसिलोम शो होता है। बोलो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, एस्केलमिन्थिस। ठीक है, एस्केलमिन्थिस है जिसमें सिर्फ स्यूडोसिलोमेट शो होता है और सिलोमेट होगा, बायलैटरल सिमेट्री होगा। एस्केलमिन्थिस के बाद जितने सारे ऑर्गेनिज्म है सारे फाइलम इसके अंदर आ जाएगा। इसके बाद कौन आएगा, बोलो एनिलिडा आएगा, इसके बाद आएगा एनिलिडा, उसके बाद आएगा आर्थ्रोपोडा, इसके बाद आएगा कौन सा, मोलास्का आएगा, मोलास्का के बाद आएगा इकाइनोडर्माटा, उसके बाद हेमिकॉर्डाटा, इसके बाद आएगा आर्थ्रोपोडा, देन आएगा मोलास्का, उसके बाद आएगा इकाइनोडर्माटा, इकाइनोडर्माटा के बाद आएगा हेमिकॉर्डाटा और उसके बाद आएगा कॉर्डाटा। ठीक है, जिसमें एक्चुअली पॉरीफेरा से इकाइनोडर्म तक पूरा ही नॉन कॉर्डेड है, लेकिन फिर भी अभी हेमिकॉर्डेट को भी नॉन कॉर्डेट के अंदर ही रखा गया है। तो ये सारे होगा नॉन कॉर्डाटा के अंदर फाइलम, सारे फाइलम, और नीचे आ जाएगा कॉर्डाटा फाइलम। ठीक है, तो और एक बार देख लेते इसको, क्या बोला मैंने, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमने डिटेल में करा था। यहाँ एक एनसीईआरटी में बॉक्स दिया है, इसमें पूरा क्लासिफिकेशन का बेस को पूरा कंप्लीट करके दिया है। किंगडम एनिमलिया के अंदर अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को दो ग्रुप में डिवाइड करें, सेलुलर लेवल ऑफ टिश्यू लेवल। सेलुलर लेवल में सिमेट्री के ऊपर डिपेंड करके अगर देखें तो सेलुलर लेवल में आसिमेट्री शो करता है, आसिलोमेट शो करता है फाइलम पॉरीफेरा। दूसरा, जिसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है टिश्यू लेवल और ऑर्गन लेवल, सिमेट्री उसमें शो होगा रेडियल सिमेट्री एंड बायलैटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में सीलोम है, आसिलोमेट, तो ऑर्गेनिज्म दो हो जाएगा, इसमें एक हो जाएगा सिलेंट्रेटा, दूसरा हो जाएगा टिनोफोरा। टिश्यू लेवल ऑफ और ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन में सिमेट्री अगर बायलैटरल सिमेट्री है तो सीलोम यहाँ पे 3 टाइप का होगा, सीलोम 3 टाइप का ही हो सकता है, आसिलोमेट भी हो सकता है, स्यूडोसिलोमेट भी हो सकता है और ट्रू सिलोमेट भी हो सकता है।
है, जिसमें फाइलम आ जाएगा आसिलोमेट में प्लैटीहेलमिन्थिस, स्यूडोसिलोमेट में एक ही आते हैं, उसको बोलते हैं हम एस्केलमिन्थिस, सिलोमेट में आ जाएगा एनिलीड से लेकर कॉर्डाटा तक सारे फाइलम। समझ में आया? ये पूरा बॉक्स अगर याद है तो बहुत सारे कुछ तुम्हें याद होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है यहां से कि कौन ऐसा फाइलम है जो फाइलम रेडियल सिमेट्री एंड बायलैटरल सिमेट्री दोनों ही शो करते हैं। क्वेश्चन भी लिख के रखो, आंसर भी लिख के रखो। इकाइनोडार्माटा, इकाइनोडार्माटा फाइलम, फाइलम शो मतलब इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है शो बोथ रेडियल एंड बायलैटरल, बायलैटरल सिमेट्री। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इकाइनोडार्माटा के अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म रेडियल सिमेट्री शो कर, ऑर्गेनिज्म में लाइफ का कुछ स्टेज रेडियल सिमेट्री शो करता है और कुछ स्टेज यहाँ पे बायलैटरल सिमेट्री शो करता है। इसीलिए इकाइनोडार्माटा में क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा फाइलम में दोनों टाइप का ही दिखता है, रेडियल सिमेट्री बायलैटरल सिमेट्री बोथ दिखता है इकाइनोडार्माटा में। ठीक है, नेक्स्ट चले हम एक एक, हर एक फाइलम को हमें पढ़ना पड़ेगा, हर एक फाइलम के बारे में हमें जानना पड़ेगा। फर्स्ट एनिमल किंगडम का फाइलम शुरू करते हैं हम लोग, वो है पॉरीफेरा। फर्स्ट फाइलम, सारे फाइलम को अब हम एक एक करके पढ़ेंगे एंड उसका एग्जाम्पल भी करेंगे। फर्स्ट आते हैं पॉरीफेरा। पॉरीफेरा, पहले हर एक फाइलम का नाम को स्प्लिट करके देख लेना है कि उसका फाइलम का नाम का मीनिंग क्या आते हैं। आते हैं क्या यहाँ पे पॉरी और आते हैं फेरा। पॉरी का मतलब होता है पोर और फेरा मतलब आए हैं फेरी से, और इस फेरी का मतलब होता है टू कैरी। फेरी का मतलब होता है टू कैरी। तो एक कैरेक्टर यहाँ से आ जाएगा कि द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म who have so many pores on their body। इन लोगों के बॉडी में बहुत सारे पोर होते हैं। फर्स्ट और सबसे मेन कैरेक्टर यही है। बाकी कोई ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं देखोगे कि पूरा होल बॉडी मिला के इसका इतना सारा पोर है। तो ये अकेले ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा ग्रुप है, ऐसा फाइलम है पॉरीफेरा, जिसमें बहुत सारा क्या दिखता है, पोर दिखता है बॉडी में। तो उसी का ही एक डायग्राम भी बना के पास में हम रखते हैं ताकि हमें पढ़ने में समझ में आए। हाँ आ जाओ, पढ़ने हमें समझ में आ जाए और भी डिटेल में। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसका एक डायग्राम भी पास में बना के रख देते हैं। ठीक है, देखो ये एक ऑर्गेनिज्म है, समझ सकते हो ये स्पॉन्ज है। ठीक है, समझ सकते हो ये स्पॉन्ज है। तो एक्चुअली ये जो पॉरीफेरा है ना, ये पॉरीफेरा फाइलम, ये पॉरीफेरा फाइलम का जो ऑर्गेनिज्म है, दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉमनली कॉल्ड, इसको कॉमनली बोला जाता है स्पॉन्ज। ठीक है, इसको नेचुरली स्पॉन्ज ही बोला जाता है। ठीक है, कॉमन नेम ही है इसका स्पॉन्ज। ठीक है, कॉमन नेम ही है इसका स्पॉन्ज। प्लस मेन कैरेक्टर बोला मैंने कि इसके बॉडी में बहुत सारे छोटे छोटे पोर होगा। तो इसके पोर बॉडी में कहाँ होगा, ऐसे इसके पूरे बॉडी में ऐसे छोटे छोटे पोर दिखाई देते हैं और ऊपर ऐसे एक बड़ा सा पोर दिखाई देते हैं। तो हमें इसका नाम पहले याद करना चाहिए कि इसका नाम क्या है। जो लार्ज पोर दिखते हो इसको बोलते हैं ऑस्क्यूलम, और जो छोटे छोटे पोर दिख रहे हो इसको बोलते हैं ऑस्टिया। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो स्मॉल पोर्स हैं, द स्मॉल स्पोर्स ऑन देयर बॉडी आर कॉल्ड, इसको बोलेंगे हम ऑस्टिया, एंड द सिंगल, एक ही होगा, सिंगल लार्ज पोर जो एक ही है और देखने में बहुत है, और ये क्या बहुत लार्ज है, और द क्या बोलते हैं मेल स्मॉल स्पोर्स, अच्छा स्मॉल लिखा है, चलो ठीक है, यहाँ पे हमने लिख ही दिया है कि यहाँ पे जो क्या लिखा, सॉरी स्पोर क्यों लिख रही हूँ मैं, पोर। ठीक है, जो छोटे छोटे पोर होते हैं उसको बोलेंगे हम ऑस्टिया, और वो नंबर में भी बहुत सारा होगा। और जो एक सिंगल में एक पोर है और वो लार्जर है, सिंगल है लार्जर है, उस पोर को बोलते हैं ऑस्टिया।
सॉरी ऑस्क्यूलम, तो इसका कुछ फंक्शंस भी है, हम पढ़ेंगे। ऑस्क्यूलम, इसको बोलते हैं ऑस्क्यूलम, ठीक है। अब देखो ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म का बॉडी, ये पॉरीफेरा ग्रुप का ऑर्गेनिज्म का बॉडी 2 लेयर में डिवाइडेड है। पूरा बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 लेयर। चलो हम देखते हैं, चलो एक और पेज लेते हैं। अच्छा लिखेंगे हम नेक्स्ट पेज में, लेकिन हम यहाँ पे और एक डायग्राम बनाते हैं। देखो ये जो ऑर्गेनिज्म है, अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन करेंगे तो हमें दिखाई देगा ये ऑर्गेनिज्म के ऐसे 2 पहले हम बना लेते हैं छोटे छोटे पोर, पहले हम छोटे छोटे पोर बना लेते हैं। ठीक है, देखो बॉडी में ऐसे छोटे छोटे पोर बाहर से ऐसे होगा, और ये पोर कैसे होते हैं, बाहर से यहाँ एक सेल का लेयर बनते हैं, यहाँ ऐसे बाहर से एक सेल का लेयर बनते हैं, और अंदर से और एक सेल का लेयर बनते हैं। तो 2 लेयर से बनते हैं ये टोटल बॉडी का लाइनिंग। बाहर का लेयर को हम बोलते हैं पिनाकोडम, और अंदर का लेयर को बोलते हैं कुआनोडम। तो ये हो जाएगा बाहर का पिनाकोडम, पिनाकोडर्म, ठीक है, और अंदर यहाँ पे हो जाएगा कुआनोडम। तो कुआनोडम जो लेयर है वहां ऐसे सिलिएटेड, सिलिया प्रेजेंट होते, ऐसे कुछ सेल प्रेजेंट होता है। कुआनोडम का जो लेयर है उसको बोलते हैं कुआनोसाइट सेल्स। कुआनोसाइट सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। पूरे बॉडी में ही होगा, मैंने आधा दिखाया, एक तरफ से दिखाया, सब यहाँ पे सिंगल सिंगल सेल है ना, क्योंकि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 लेयर। बाहर से है पिनाकोडम, तो हम लिख लेंगे ये आउटर है, और अंदर से है कुआनोडम, कुआनोडम, और ये कुआनोडम में जो सेल होते हैं वो हम नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। चलो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, बॉडी वॉल इज डिवाइडेड इनटू, बॉडी वॉल इज डिवाइडेड इनटू 2 लेयर, 2 लेयर्स से बना है। आउटर जो है उसको बोलते हैं हम लोग पिनाकोडम, इसको बोलते हैं पिनाकोडम, जिसमें हैविंग पिनाकोसाइट सेल, हैविंग पिनाकोसाइट सेल, ठीक है, पिनाकोसाइट सेल से बनते हैं। एंड द इनर, अंदर में जो होते हैं इनर, इसमें जो लेयर होता है उसको बोलते हैं हम कुआनोडम, कुआनोडम। कुआनोडम में होता है कुआनोसाइट सेल, कुआनोसाइट सेल। अब देखो कुआनोसाइट सेल का काम क्या है। कुआनोसाइट सेल, देखो पहले थोड़ा सा मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे एक पॉरीफेरा के बॉडी में कैसे ये कुआनोसाइट सेल प्लस ये ऑस्टिया का काम कैसा है और ऑस्क्यूलम का काम कैसा है। सुनो ध्यान से। मेनली जो ये ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म, सॉरी, मेनली ये जो ऑर्गेनिज्म होता है, ये ऑर्गेनिज्म होता है एक्वाटिक, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म है एक्वाटिक, ठीक है, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। प्लस और एक पॉइंट भी लिख लेते हैं हम लोग, वो है सेसाइल। सेसाइल मतलब फिक्स इन ए प्लेस, एक ही प्लेस में ये फिक्स है, कहीं नहीं जा सकता है, सेसाइल का मतलब है। और जो मूवमेंट करता है उसको बोलते हैं, मतलब लोकोमोट कर सकता है जो ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये ऑर्गेनिज्म कैन नॉट लोकोमोट, एक ही जगह फिक्स रहता है नेचुरली। तो यहाँ पे सेसाइल हमें दिखाई दे रहा है, मैंने इसीलिए नीचे एक ऐसे दिखाया, यहाँ पे सेसाइल एक ही जगह में ये फिक्स है, स्पॉन्जेस। अब यहाँ पे जो पूरे ये प्रेजेंट है, कुछ ऑर्गेनिज्म यहाँ पे एक्वाटिक मेराइन भी हो सकता है, कुछ ऑर्गेनिज्म यहाँ पे फ्रेश वाटर भी हो सकता है। बोथ यहाँ पे मेराइन ऑर्गेनिज्म भी दिखाई देगा एंड फ्रेश वाटर भी दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेराइन में ही मिलता है, फ्रेश वाटर में भी मिल सकता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जब जहाँ पे ये इसका चारों पास में जो हैबिटेट है, वो हैबिटेट क्या है, पानी है। तो इसके पानी, यहाँ पे जब पानी है तो पानी के साथ साथ इसका कुछ फूड मटेरियल भी तो होगा, कुछ फूड मटेरियल भी इसका आसपास घूमता है, कुछ फूड मटेरियल भी आसपास घूमता है। अब सुनो यहाँ कैसे मैकेनिज्म चलता है। ये जो ऑस्टिया है, इस ऑस्टिया के पास जो
कोआनोसाइट सेल है उसके पास है सीलिया, तो वो सीलिया नहीं बोलेंगे इसको, फ्लाजेला बोलेंगे, सॉरी, फ्लाजिलेटेड होते हैं, ठीक है। ये जो सेल है वो फ्लाजिलेटेड होते हैं। ये फ्लाजेला कंटिन्यूअसली नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते हैं। किधर से किधर मूव करते हैं? इधर से इधर की तरफ मूव कराते हैं। तो ये सारे फ्लाजेला जब नीचे से ऊपर की तरफ मूव कराएगा तो इसके आसपास जितने सारे फूड मटेरियल मिक्स है विद द वाटर वो सारे एंट्री कर जाएगा इस कहां से? इस ऑस्टिया से। देन ऑस्टिया से अंदर जाने के बाद यहां आके बहुत सारा फूड मटेरियल आएगा। अब इसके पूरे साइड में लाइन में कोआनोसाइट फ्लाजेला लेके बैठा है और वो फ्लाजेला को कंटिन्यूअसली नीचे से ऊपर की तरफ ये मूव कराएगा। सो ये फूड मटेरियल और भी ऊपर की तरफ जाएगा। आसपास जितने सारे सेल है वो सारे सेल इस जो फूड मटेरियल है वो फूड मटेरियल को ले भी लेगा, प्लस ये फूड मटेरियल को खाने के बाद ये जो सारे सेल्स होते हैं या यहाँ पे भी सेल है वो सारे सेल इसका एक्सक्रीटरी मटेरियल भी डाइजेस्ट करने के बाद यहाँ से एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर निकाल देगा, क्योंकि जब भी फूड मटेरियल खाएगा तो वहां से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट तो बनेगा ही। एक्सक्रीटरी बोलना गलत है, मतलब जब हम कुछ फूड खाते हैं तो उसका एक एक्सट्रैक्ट निकल के आते हैं, तो यहाँ पे भी निकल के आएगा। तो वो सारे एक्सट्रैक्ट जो है वो कहाँ से निकल के जाएगा? ये जो ऑस्क्यूलम है उस ऑस्क्यूलम से निकल के जाएगा। कैसे? ये ऑस्क्यूलम से ही निकल के जाएगा, क्योंकि कोआनोसाइट जो सेल है उसका फ्लाजेला का मूवमेंट नीचे से ऊपर की तरफ होते हैं। वो कभी ये एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट है या एक्स्ट्रा जो मटेरियल है जो बाहर निकालना चाहिए, जो आफ्टर डाइजेशन के बाद निकल के आते हैं, तो वो इधर नहीं आने देगा, उसको कंटिन्यूअसली बाहर फेंक देगा। तो यहाँ पे यही काम होते हैं ऑस्टिया का। ऑस्टिया का काम यही होते हैं कि फूड मटेरियल को यहाँ पे एनगल्फ होने में हेल्प करते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लिख लेते हैं देयर इज, अच्छा लिखा हमने देयर इज 2 पोर लिखा ना, 1 इज ऑस्टिया एंड 1 इज ऑस्क्यूलम। चलो लिख लेते हैं द ऑस्टिया पोर्स हेल्प्स इन the entering the of food from water and the flagella, इसमें जो flagella लगा है helps in the movement of food from bottom to upper, नीचे से अपर रीजन तक ये मूव कराने में हेल्प करता है। और जो ऑस्क्यूलम है, इस ऑस्क्यूलम का काम है ऑब्वियसली फूड गैदरिंग प्लस रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट, ये सब काम ऑस्क्यूलम करते हैं। ऑस्क्यूलम जो है लार्ज पोर जो है ये हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस प्लस फूड गैदरिंग प्लस इसमें हेल्प करता है, ऑस्क्यूलम हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी और रिमूवल ऑफ एक्सक्रेटरी मटेरियल, ये सारे चीजें बाहर निकलने में हेल्प करता है, ऑस्क्यूलम का काम है। ठीक है, कोआनोसाइट सेल याद रखना है। अब एक बार डायग्राम में चले, अच्छा लिखो देखो डायग्राम में जाएंगे तो हमें दिखाई देगा कि ये जो पिक्चर लाइक बॉडी है पूरा, इस पिक्चर लाइक बॉडी का बीच में एक सीलोम लाइक स्ट्रक्चर है, कैविटी लाइक स्ट्रक्चर है। ये देखो यहाँ दिखाई दे रहा है ना कि ये देख एक पिक्चर है, हम यहाँ पे पानी डाल सकते हैं ऐसे। तो ये सच में ही अंदर एक ये जो पार्ट है ना ये पूरा खाली सा पार्ट है, तो इसको क्या हम सीलोम बोल सकते हैं? ये तो बॉडी का कैविटी है, क्या हम इसको सीलोम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बोलो, बॉडी का कैविटी है तो क्या हम इसको सीलोम बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि सीलोम का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? बॉडी कैविटी, उसके बाद which is lined by मेसोडर्म, जोर से बोलो, which is lined by मेसोडर्म। यहाँ पे तो कोई ऐसा मेसोडर्म का लेयर मैंने बोला नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी बॉडी का ओनली 2 बॉडी का वॉल है, एक पिनाकोडर्म का और एक क्वानोडर्म का, तो यहाँ तो ऐसा बात ही नहीं होता है। तो यहाँ पे सीलोम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है और खाली सा कैविटी दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्पॉन्जोसील, इसको बोलते हैं स्पॉन्जोसील, द कैविटी ऑफ द बॉडी ऑफ स्पॉन्ज। ठीक है, चलो लिखते हैं the cavity of body of sponge, इसको बोलते हैं हम लोग स्पॉन्जोसील, इसको बोलते हैं
स्पॉन्जो सेल, इट इज नॉट ट्रू, ये सिलोम नहीं है। सो हम लिख सकते हैं इट इज वन टाइप ऑफ आसिलोमेट। ये ऑर्गेनिज्म सारे आसिलोमेट ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, आसिलोमेट ऑर्गेनिज्म है। बोलो तो ये ऑर्गेनिज्म पॉडीफेरा ग्रुप है, पॉडीफेरा फाइलम है, इसमें सिमेट्री शो होता है या असिमेट्री शो होता है या स्यूडोसिमेट्री कुछ नहीं होता है, रेडियल सिमेट्री, ओके, सिमेट्री शो होता है, इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, ठीक है, असिमेट्रिकल बॉडी, असिमेट्रिकल बॉडी, ठीक है। बोलो तो ये डिप्लोब्लास्टिक होगा या ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा? इतना प्रीवियस, इतना प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है तो ऑब्वियसली डिप्लोब्लास्टिक ही होना चाहिए ना, कॉमन सेंस है, डिप्लोब्लास्टिक होना चाहिए। रिप्रोडक्शन इसका कैसा होता है? दो टाइप का रिप्रोडक्शन ही शो होते हैं इसमें। रिप्रोडक्शन इसमें दो प्रकार का ही शो होता है, वन इज आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अनदर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम एक बार आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं, देन हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन याद करके बताओ, मैंने आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट लिविंग वॉल का चैप्टर में रिप्रोडक्शन में पढ़ाया था। उसमें आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने बोला था कि कुछ ऑर्गेनिज्म है जिसमें बार्डिंग करके ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं बाय आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि वहां पे कोई गैमेट का प्रोडक्शन नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ही क्या होता है? जहां गैमेट प्रोडक्शन होगा एंड बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट वहां पे रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा, न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा, उसको बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमेट प्रोडक्शन नहीं होता है। तो पॉडीफेरा ऐसे ही एक दिखाता है, मैंने एक डायग्राम बना के सिखा दिया था, इसको आई होप याद रखना जरूरी है। अगर याद नहीं है तो देखो, ऐसे एक डायग्राम बनाया था हमने और बोला था कि ऐसे इसके बीच में ऐसे कुछ, ऐसे इसके बीच में कुछ सेल यहाँ पे क्या होते हैं, बनते हैं। और ये क्या हो रहा है, देखो यहां कुछ ऐसे सेल ऐसे ऐसे करके बनते हैं जिसको हम बार्ड बोलते हैं, लेकिन इस बार्ड को स्पेशली एक नाम दिया जाता है। कौन मुझे याद कराओगे, कौन मुझे बोलोगे, बताओ? बाय डैश फॉर्मेशन। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा कि आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉलीफेरा में क्या बनने के बाद आते हैं, बाय क्या फॉर्मेशन आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं? गेम्यूल, ये बोला था मैंने, भूल गए हो, रिवीजन करो। गेम्यूल बोला था ना, बाय गेम्यूल फॉर्मेशन आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो आंसर होगा इसका गेम्यूल फॉर्मेशन, क्योंकि इसका स्पेशली इसका बार्ड को गेम्यूल बोला जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये बाय गैमेट प्रोडक्शन, बाय गैमेट प्रोडक्शन, ठीक है, बाय गैमेट प्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके भी ये ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर सकता है, ऑफस्प्रिंग बना सकता है। जी हाँ, क्यों क्यों? ठीक है। फर्टिलाइजेशन जो है वो है इंटरनल। फर्टिलाइजेशन इंटरनल का मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। फर्टिलाइजेशन इंटरनल का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट इनसाइड द बॉडी, है ना, बॉडी के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एक बात मैंने यहाँ पे बोला था कि ये जो गेम्यूल फॉर्मेशन का बात है, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये कब होता है? जब ये स्पॉन्ज को लगता है कि हम मर जाएंगे कुछ दिन बाद, तो क्या मेरा मर जाने के बाद मेरा स्पीसीज का सब खत्म हो जाएगा, या हम थोड़ा सा न्यू ऑफस्प्रिंग को बना के रखते हैं ताकि न्यू मेरा स्पीसीज जो है वो कंटिन्यू रहे। इसीलिए जब ये स्पॉन्ज को लगता है कि हम मर जाएंगे, उसी टाइम वो गेम्यूल फॉर्मेशन करके रखता है। आफ्टर इट्स डेथ, जब इसका डेथ हो जाते हैं, तब ये गेम्यूल अकेले अकेले बाहर निकल के आते हैं और वो हर एक गेम्यूल से फिर से न्यू ऑर्गेनिज्म बन सकता है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला, फर्टिलाइजेशन बोला, और क्या बोलना है, और एक चीज बोलना है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है ये जो ऑर्गेनिज्म दिख रहे हो स्पॉन्ज, ये ऑर्गेनिज्म के बॉडी जो स्केलेटन है, बॉडी स्केलेटन मतलब समझते हो? स्केलेटन मतलब होता है किसी का भी बॉडी जब जो चीज से उसको मतलब एग्जैक्टली एक शेप, साइज और स्ट्रक्चर देते हैं उसको बोलते हैं स्केलेटन। इवन एक एक सेल का भी स्केलेटन होते हैं। कोई बता सकते हो मुझे कि एक एक सेल का भी जो स्केलेटन है उसको क्या बोलते हैं?
एक सेल अगर हम बाहर निकालेंगे, माइक्रोस्कोप में देखेंगे, तो उसमें भी स्केलेटन प्रेजेंट होगा, क्योंकि एग्जैक्टली एक शेप देने के लिए वो स्केलेटन चाहिए उस सेल के लिए। कोई बताओगे मुझे उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोप्लाज्म में है स्केलेटन, इसीलिए उसको बोलते हैं साइटोस्केलेटन। हमारे बॉडी में क्या है स्केलेटन? स्केलेटन में मेनली हमारा दो चीज है, एक है बोन और एक है कार्टिलेज। तो स्केलेटल जो टिश्यू है हमारे बॉडी का, वो बोन और कार्टिलेज से बना है। तो इसके बॉडी में भी ऐसा होगा, इसीलिए इसका बॉडी ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऐसे देखने में ऐसा है। तो क्या किससे बनते हैं? क्वेश्चन में आते हैं स्पिक्यूल से बनते हैं। टर्म याद रखना है, स्पिक्यूल और स्पॉन्जिन फाइबर। स्पॉन्जिन फाइबर क्वेश्चन आएगा, व्हिच मटेरियल मेक द स्केलेटन ऑफ पॉडीफेरा। आंसर लिखना है, स्पॉन्जिन फाइबर और स्पिक्यूल मेक द स्केलेटन ऑफ द पॉडीफेरा। पॉडीफेरा ग्रुप में ऑर्गेनिज्म का ये स्पिक्यूल और स्पॉन्जिन फाइबर ने यहाँ पे बनाते हैं। लार्वल स्टेज है कि नहीं है इसके बॉडी में, इसके लाइफ साइकिल में लार्वल स्टेज प्रेजेंट। कोई मुझे बताओगे कि लार्वा स्टेज प्रेजेंट अगर है तो उन ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट को क्या डेवलपमेंट बोला जाता है? इंटरनल या एक्सटर्नल, सॉरी, उसको डायरेक्ट डेवलपमेंट बोला जाता है या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोला जाता है? नहीं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। उल्टा क्यों बोला? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। चलो सिखा देते हैं, सुन लो, ये मैंने पहले बोला नहीं है तो पहले एक बार सिखा देते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, मतलब है जब फ्यूजन ऑफ गैमेट इनसाइड द बॉडी। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, मतलब है व्हेन एग एंड स्पर्म फ्यूज्ड विद इन ए मीडियम, एक मीडियम में होगा, नॉट इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर नहीं है, तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यहाँ इंटरनल है, मतलब बॉडी के अंदर होगा। जैसे ह्यूमन बीइंग में बॉडी के अंदर होते हैं, इन विवो फर्टिलाइजेशन होता है, ह्यूमन फीमेल के बॉडी में बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। यहां हमने एक पॉइंट बोला, बार बार आएगा ये टर्म कि डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, तब कंफ्यूज हो जाओगे इसका मतलब क्या होता है, उसको समझा देते हैं। कोई ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल जब चलता है तो उसमें कुछ स्टेजेस चलता है ना। जैसे ह्यूमन बीइंग बताएंगे तो ह्यूमन बीइंग पहले मम्मी के बॉडी में एक जाइगोट बनता है, उसके बाद वो एम्ब्रायो बनाते हैं, उसके बाद जब वो कोई मतलब कुछ ऑर्गन फॉर्मेशन शुरू होगा तब उसको बोलते हैं हम फिटस। आफ्टर द डिलीवरी उसको बोलते हैं हम बेबी। बेबी जब वो है तब उसको बोलते हैं चाइल्ड। उसके बाद चाइल्डहुड के बाद आते हैं धीरे धीरे करके एडल्टहुड, उसके बाद ओल्ड एज आते हैं। ये जो लाइफ साइकिल का हर एक पार्ट होते हैं, हर ऑर्गेनिज्म में होते हैं। अगर कोई इंसेक्ट देखोगे, पहले अंडा देते हैं मम्मी, उसके बाद अंडा से फोड़ के एक लार्वा निकल के आते हैं, लार्वा के बाद वो प्यूपा में जाते हैं, प्यूपा कुछ ऑर्गेनिज्म में, प्यूपा के बाद वो जाते हैं एडल्ट हो गए। तो यहाँ अगर किसी के कोई ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल के बीच में लार्वल स्टेज आए तो उस लार्वा स्टेज प्रेजेंट है तो उस ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट को हम बोलेंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, नॉट डायरेक्ट डेवलपमेंट। अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, क्या ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट डायरेक्ट डेवलपमेंट या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट? डायरेक्ट डेवलपमेंट, क्योंकि ह्यूमन के कोई होते हैं जब एम्ब्रायोनिक कंडीशन में आते हैं या फिटस कंडीशन में बच्चा होते हैं या बेबी हो गया, तो क्या हम उसको लार्वा बोलते हैं? नहीं बोलते। अब मुझे बताओ ये लार्वा और एम्ब्रायो दोनों में क्या डिफरेंस है? क्यों नहीं बोलते हैं? एक बटरफ्लाई एग से जब हैच होके बाहर निकलते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग लार्वा, लेकिन हम लोगों का जब होते हैं, जब जाइगोट से जब एम्ब्रायो बना या तो नहीं तो फिटस भी बना, फिर हम लोग क्यों उसको लार्वा नहीं बोलते, उसको क्यों फिटस बोलते हैं, क्यों एम्ब्रायो बोलते हैं? लार्वा, हाँ हाँ। ह्यूमन बीइंग भी तो देखो ना, अगर चाइल्डहुड है तो चाइल्डहुड के बाद बहुत दिन बाद एक स्टेज में जाके तो वो एडल्टहुड में बदलते हैं ना। जब तक ना उसका रिप्रोडक्टिवली वो मैच्योर हो जाते हैं, जब तक ना वो मतलब ऐसे हार्मोनल जो है वो सबसे मैक्सिमम हाई रेट में आते, तब तक वो एडल्टहुड में नहीं आते। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि वो हमारा ये लार्वा नहीं है, हमारा बच्चा लार्वा नहीं है, क्योंकि लार्वा जब हम देखते हैं तो एडल्ट और लार्वा में कोई सिमिलरिटी नहीं होता है। अगर तुम्हें एक लार्वा दिया जाएगा और एक एडल्ट दिया जाएगा, तुम कभी नहीं बता सकते हो, अगर तुम्हारे पास पहले से नॉलेज नहीं है, पिक्चर नहीं देखे हो या कोई कभी नहीं देखे हो तो नहीं बता सकते हो ये ऑर्गेनिज्म का ये लार्वा हो सकता है। लेकिन एक ह्यूमन का छोटा सा फिटस तुम अगर देखोगे मम्मी के पेट के अंदर भी अल्ट्रासाउंड करके, फिर भी तुम्हें समझ में आएगा कि ये ह्यूमन का ही एम्ब्रायो है।
ह्यूमन का ही फिटस है, समझ में है? तो एक्चुअली लार्वल स्टेज के साथ एडल्ट स्टेज का बिल्कुल कोई सिमिलरिटी नहीं रहता है, इसको बोलते हैं लार्वल स्टेज। तो लाइफ का ऐसा एक स्टेज जिसके साथ बिल्कुल डिस्टिंक्ट है फ्रॉम द एडल्ट स्टेज, तो उसको बोलते हैं लार्वल स्टेज। जो जिसमें होगा उसको हम बोल देंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। बोलो और कुछ बाकी है कि नहीं? अच्छा, सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइजेशन बोलना है, स्पिक्यूल बोल दिया। चलो, डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, ये तो बोलो हमने तो मैम सीख ही लिया कि डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर। बता देते ये क्या है, तुम लोग बताओगे क्यों है। इंट्रासेलुलर मतलब है एक एक सेल के अंदर डाइजेशन होता है। सुनो, हमारे बॉडी में जो डाइजेशन होता है वो सेल के अंदर डाइजेशन नहीं होता है। हमारे बॉडी में जो डाइजेशन होता है वो एक ऑर्गेन के अंदर डाइजेशन होता है। लाइक माउथ के अंदर थोड़ा सा डाइजेशन हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट का, इसोफेगस के बाद जाके वो स्टोमक में कुछ थोड़ा सा पार्ट डाइजेशन होता है, डिओडिनम में जाके डाइजेशन होता है, इंटेस्टाइन में थोड़ा सा पार्ट डाइजेशन करता है। वो तो ऑर्गेन के अंदर हो रहा है ना। जब ये स्टोमक के अंदर है तो स्टोमक इज वन ऑर्गेन, उसके अंदर डाइजेशन हो रहा है। देन डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद जो डाइजेस्टेड मटेरियल होते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट होते हैं, वो एसिमिलेशन होता है टू द टिश्यू। एसिमिलेशन मतलब होता है डाइजेशन के बाद जब टिश्यू के पास वो न्यूट्रिएंट जाते हैं उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। तो यहाँ डाइजेशन हमारे टिश्यू में नहीं हुआ, हमारे सेल में नहीं हुआ, ऑर्गन के अंदर हुआ। इंट्रासेलुलर मतलब होता है जब डाइजेशन डायरेक्टली सेल के अंदर होगा। ये एक सेल जब फूड मटेरियल लेगा और इसको डाइजेस्ट करके छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेगा, इसको बोलेंगे हम लोग इंट्रासेलुलर। अब तुम लोग खुद मुझे बता सकते हो कि पॉरीफेरा ग्रुप इंट्रासेलुलर डाइजेशन क्यों दिखाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन क्यों नहीं दिखाता है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेरी गुड। इसका तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसका सारे काम मैंने कल बोला था, इसका सारे काम जो है वो सारे फंक्शन डिवाइडेड टू सेल करता है। हमारे बॉडी में ऑर्गेन करता है, इसके बॉडी में सेल करता है। तो हर एक सेल को अपना अपना काम कर लेना है। पास में अगर ऐसा कोई भी सेल है ना, ये दोनों सेल है, पड़ोसी है, हमारे बॉडी में ऐसा होगा तो इसको अगर कुछ खाना पीना मिला, हमारे बॉडी में क्या होता है पहले सुनो, हमारे बॉडी में इसको खाना पीना मिला, सब कुछ मिला, इसको मिल नहीं रहा है तो ये अपने आप यहाँ पे दे देगा, यहाँ से ये ले लेगा, ठीक है। ऐसे बॉन्डिंग बना है क्योंकि हमारे बॉडी में टिश्यू बनता है, ठीक है। टिश्यू का मतलब ही ऐसा होता है दोनों आपस में मिलके रहेगा। लेकिन इन लोगों के बॉडी में, पॉरीफेरा के बॉडी में, अगर यहाँ कोई सेल है, इसका पड़ोसी ये है, ठीक है, तो इसको ऑक्सीजन लेना है, इसको फूड मटेरियल लेना है, सब इसको अकेले लेना है। अगर अकेले ये सब मिल गया इसको नहीं मिला तो ये कभी नहीं देगा इसको, ठीक है। अकेले अकेले सेल को सारे काम करना पड़ेगा, इसलिए वर्कलोड जो है वो सेल के पास ज्यादा बढ़ जाते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब तुम लोग जैसा हर एक का रिजल्ट के लिए हर एक को ही खुद को क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तुम्हारा नंबर वो नहीं ले सकता है, उसका नंबर तुम नहीं ले सकते हो। तो वैसे ही पॉरीफेरा के बॉडी में भी हर एक सेल का काम अकेले अकेले करना है, रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन हो, सब कुछ हो। समझ में आया ना क्या मतलब है इंटरसेलुलर का, ठीक है। और क्या बाकी है, और कुछ बाकी है? सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड, दो टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है। यहाँ पे सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड का मतलब होता है कि ये ऑर्गेनिज्म होता है हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट और भी टर्म है इसका बता देते चलो, हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब होता है सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड, एक ऑर्गेनिज्म में एक नहीं दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर सेक्सुअली करता है तो दोनों ही पार्ट तुम्हें दिखाई देगा, इसको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म। हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म बाइसेक्सुअल होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म के बॉडी में दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं एक साथ। और इसका उल्टा होते हैं यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, जिसमें जैसा कि ह्यूमन बीइंग में होते हैं, ह्यूमन बीइंग में बाइसेक्सुअल भी होते हैं। ह्यूमन बीइंग एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, ऐसे बहुत सारे यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म भी है जिसमें एक ऑर्गन, एक ही बॉडी में एक ही या तो मेल नहीं तो फीमेल ऑर्गन तुम्हें दिखाई देगा। चलो एग्जाम्पल कर लेते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसका एग्जाम्पल से आते हैं। जैसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसका आते हैं बाथ स्पॉन्ज किसको बोलते हैं? बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं यूस्पोंजिया को, ठीक है। बाथ स्पॉन्ज किसको बोलते हैं? बाथ स्पॉन्ज किसको बोलते हैं? यूस्पोंजिया। यूस्पोंजिया को बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं। और एक है जापान में मैरिज के टाइम गिफ्ट के लाइक गिफ्ट दिया जाता है, वेनस फ्लावर बकेट बोला जाता है इसको, यू प्लेक्टेल्ला बोलते हैं इसको, ठीक है। यू प्लेक्टेल्ला ये जो है इसको ये
वेनस फ्लावर बास्केट बोला जाता है, और ये यूज्ड एज मैरिज गिफ्ट इन जापान। जापान में एज ए मैरिज गिफ्ट इसको यूज किया जाता है। ठीक है, ये याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन में देगा, क्वेश्चन में ये देगा। और है फ्रेश वाटर में भी स्पॉन्ज मिलता है, स्पॉन्जिला क्वेश्चन आ सकता है। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कौन सा है? आंसर हो जाएगा स्पॉन्जिला। ठीक है, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। तो यहाँ पे मैराइन भी हो सकता है, पहले ही मैंने बोला था कि एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, ये मैराइन भी हो सकता है और इसको फ्रेश वाटर में भी मिल सकता है। बोलो पॉडीफेरा, देखो समझ में आया? पॉडीफेरा ग्रुप जितने सारे कैरेक्टर है सब पढ़ना होगा। अच्छा, और एक क्वेश्चन आते हैं, भूल गई मैं, बहुत इंपॉर्टेंट, वो है ये जो वाटर जाते हैं ना, देख लो इधर एक बार देखो कि यहाँ जो मैंने बोला कि वाटर ऐसे पास होते हैं फ्रॉम द ऑस्टिया, है ना, और ये मूव करके यहाँ तक चला जाता है बाहर, इसको बोलते हैं वाटर कैनल सिस्टम। क्वेश्चन आते हैं वाटर कैनल सिस्टम कौन सा ग्रुप में दिखाई देते हैं? आंसर करना है पॉरीफेरा में। वाटर कैनल सिस्टम प्रेजेंट। ठीक है, वाटर कैनल सिस्टम प्रेजेंट। और एक क्वेश्चन आते हैं वाटर वास्क्यूलर सिस्टम, किसी को याद है वाटर वास्क्यूलर सिस्टम किस में प्रेजेंट है? दो क्वेश्चन आएगा, कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें दो ही ऑप्शन में रहेगा। वाटर कैनल सिस्टम अगर है आंसर हो जाएगा पॉरीफेरा, और एक अभी बता देते हैं वाटर वास्क्यूलर सिस्टम होते हैं इकाइनोडर्माटा में। ठीक है, दोनों टर्म याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये क्वेश्चन में दे देते हैं और ऑप्शन में तुम्हें दोनों ही देगा। देखो हो गया, लिख लिया एग्जाम्पल्स। चलो नेक्स्ट हम चलेंगे नेक्स्ट फाइलम में जिसका नाम है सिलेंटेरेटा और निडारिया। चले चलो निडारिया और सिलेंटेरेटा और निडारिया। चलो देखो, फास्ट तो याद रखना है कि इसको निडारिया क्यों नाम दिया गया है। इसका नाम इसीलिए दिया गया है, इसके बॉडी में निमाटोसिस्ट नाम का एक सेल होते हैं। ठीक है, द नेम, पहले मैंने बोला कि हर एक फाइलम का नाम पहले समझना है। द नेम निडारिया इज फॉर having निमाटोसिस्ट, निडोब्लास्ट लिखो पहले, निडोब्लास्ट सेल इन देयर टेंटिकल्स हेल्प्स इन द डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म में, क्योंकि ये जो है ये पॉइजनस होता है और इसमें स्टिंग होते हैं। इसमें होता है स्टिंग। ठीक है, कांटे जैसा होता है ये देखने में। इसका एक स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, देखो इसका एक डायग्राम भी दिया है, छोटा सा करके हम पढ़ लेते हैं इसका डायग्राम को भी। इसका ऐसा एक डायग्राम दिया है, देखो छोटा करके हम एक बार देख लेते हैं। ऐसे इसका जो सेल पार्ट है, ऐसे इसका न्यूक्लियस पार्ट है। ठीक है, इसमें इसको बोलते हैं निमाटोसिस्ट, ये जो सेल है इसको बोलते हैं निमाटोसिस्ट। यहाँ होते हैं स्पाइन, ये होते हैं ट्यूब। ठीक है, और टेंटिकल्स और थ्रेड ट्यूब बोलते हैं इसको, थ्रेड ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ये होता है निडोब्लास्ट सेल। पहला तो ये नाम निडारिया इसीलिए आया है क्योंकि इस ऑर्गेनिज्म में निडोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होते हैं जो डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। दूसरा बात आ जाते हैं बाकी का, इसका ये ऑर्गेनिज्म का बाकी क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टर है, ये ऑर्गेनिज्म दो लाइफ में दो टाइप का स्टेज शो करते हैं, इसीलिए पॉलीमॉर्फिज्म दिखता है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब होता है मोर देन वन स्टेज
ऑफ देयर लाइफ साइकिल और ये प्रेजेंट इन देयर कॉलोनी, एक ही कॉलोनी में रहता है। एक ही ऑर्गेनिज्म का दो टाइप का अगर लाइफ स्टेज है तो उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ऐसे पॉलीमॉर्फिज्म में दो लाइफ साइकिल दिखता है। इसमें लाइफ साइकिल को दो टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक है पॉलिप स्टेज और एक है मेडुसा स्टेज। ठीक है, एक है पॉलिप स्टेज और एक है मेडुसा स्टेज। दोनों स्टेज ऑल्टरनेट करते हैं। कोई मुझे बताओगे पॉलिप से मेडुसा जब बनता है तो कौन सा रिप्रोडक्शन से बनते हैं? और चलो, पॉलिप देखने में थोड़ा सा ऐसे टाइप का है, थोड़ा सा ऐसे टाइप का है, ऐसे डायग्राम देखोगे ऐसे टाइप का है। ठीक है, और ये जो मेडुसा है, जेलीफिश देखे हो ना, जेलीफिश ऐसे टाइप का है, ये मेडुसा स्टेज है। ठीक है, और ये पॉलिप है। याद रखना है, पॉलिप जो है, पॉलिप इज सेसाइल होते हैं। ठीक है, मूव नहीं कर सकता है, लेकिन मेडुसा इज फ्री लिविंग होता है। ठीक है, फ्रीली मूव कर सकता है, याद रखो। पॉलिप जब मेडुसा में बदलता है तो आसेक्सुअली बदलता है, और मेडुसा जब, चलो लिखो, बहुत ज्यादा हो रहा है, जल्दी मुझे मैच कर पा रहे हो लिखते लिखते? क्या बोला? पहले बोला कि ये निडारिया और सिलेंटेरेटा क्यों नाम है? क्योंकि निमाटोसिस्ट सेल और निडोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होते हैं डिफेंस मैकेनिज्म के लिए। दूसरा बोला, इसमें पॉलीमॉर्फिज्म शो होता है। एक ही लाइफ स्टेज में, एक ही लाइफ साइकिल में दो टाइप का लाइफ साइकिल में, मतलब एक ही लाइफ स्पैन में, लाइफ साइकिल में दो टाइप का स्टेज दिखता है। एक को बोलते हैं हम पॉलिप और एक को बोलते हैं हम मेडुसा। पॉलिप जो है वो होते हैं सेसाइल, एक ही जगह फिक्स रहता है। मेडुसा जो है वो होते हैं फ्री लिविंग, वो मूव कर सकता है। पॉलिप थोड़ा सा ऐसे देखने में है, मेडुसा ऐसे देखने में है। अब पॉलिप से मेडुसा बन सकता है बाय आसेक्सुअली। क्वेश्चन ये पूछेगा तुम्हें, बाय आसेक्सुअली। ठीक है, बाय नहीं लिखना, चलो नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। पॉलिप मेक मेडुसा asexually and मेडुसा मेक पॉलिप। बोलो क्या होगा इसमें? आंसर बताओ, क्या होगा? उल्टा होगा, सेक्सुअली। क्वेश्चन ये आएगा, मेडुसा से पॉलिप बनने के लिए क्या चाहिए, पॉलिप से मेडुसा बनने के लिए क्या चाहिए, कौन सा रिप्रोडक्शन चाहिए। अब यहां एक टर्म आते हैं, उसको बोलते हैं मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस का मतलब है कोई एक ऑर्गेनिज्म में लाइफ साइकिल में ऐसे एक बार सेक्सुअल से आसेक्सुअल और एक बार आसेक्सुअल से सेक्सुअल स्टेज में जाने का जो अल्टरनेट प्रोसेस है, इसको बोलते हैं मेटाजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ alternation of sexual and asexual phase in their life cycle called, इसको बोलते हैं मेटाजेनेसिस। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आते हैं मेटाजेनेसिस किस में शो होता है, आंसर क्या लिखना है? निडारिया और सिलेंटेरेटा फाइलम में दिखता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मेडुसा स्टेज, पॉलिप स्टेज बोल दिया मैंने, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो ऐसा नहीं है कि हर एक ऑर्गेनिज्म में ही ऐसा शो होता है, तो कभी कभी एग्जाम्पल भी पूछ लेते हैं कि क्या यहाँ पे सारे सिलेंट्रेटा में ही ऐसे पॉलिप और मेडुसा दिखता है। ये कभी कभी ऐसा क्वेश्चन में पूछ देते हैं कि मैं एग्जैक्टली ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ
कि ऐसे पॉलीमॉर्फिज्म शो होता है और पॉलिप और मेडूसा स्टेज है, ऐसे ऑर्गेनिज्म का इंडिविजुअल का नाम बताओ। तो ऐसे इंडिविजुअल का नाम अगर पूछा तो क्या है, ओबेलिया लिखना है, ओबेलिया लिखना है, ओबेलिया लिखना है। क्योंकि हाइड्रा भी इसका एग्जाम्पल है, लेकिन हाइड्रा में ऐसा नहीं दिखता है, हाइड्रा ओनली पॉलिप स्टेज होते हैं। चलो एक डायग्राम बना देते हैं तो तुम्हें थोड़ा सा क्लियर होगा, ठीक है। हाइड्रा देखने में ऐसे होके इसका टेंटिकल निकल के आते हैं ऐसे माउथ के रीजन से, ठीक है। तो ये हो जाते हैं हाइड्रा, और ये हाइड्रा का ये होते हैं टेंटिकल्स, और ये टेंटिकल्स के पास ही वो निडोब्लास्ट जो सेल है वो होते हैं। अगर कोई यहाँ पे कोई खाने के लिए इसको आया, यहाँ कोई इसको खाने के लिए आया है, ये देखो इसको खाने के लिए कोई बदमाश आया है, तो इसका ये जो टेंटिकल्स है, इस टेंटिकल्स के नीचे नीचे वो निडोब्लास्ट सेल है, तो ये टेंटिकल्स को ऐसे झपट मारेगा तो उसके पास जो निडोब्लास्ट सेल का स्पाइन है वो इसके बॉडी में चिपक जाएगा, तो वो पॉइजनस होता है, इसके लिए इस प्रेडेटर को खत्म कर सकता है, ठीक है। इस डिफेंस मैकेनिज्म के लिए चाहिए। याद रखना है इसमें ये हाइड्रा जो है ये फ्रेश वाटर होते हैं, क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्योंकि ये जो ग्रुप है, ये जो फाइलम है, इसमें सारे ऑर्गेनिज्म एक्वाटिक तो है ही, एक्वाटिक तो है ही, इसमें बोथ मैराइन भी मिलेगा तुम्हें ऑर्गेनिज्म एंड फ्रेश वाटर भी मिलेगा तुम्हें, मैराइन एंड फ्रेश वाटर दोनों ही मिलेगा। मैराइन में जेलीफिश, ओवेलिया ये सब आ जाएगा, और हाइड्रा आ जाएगा कहाँ पे, फ्रेश वाटर में। क्वेश्चन आते हैं कभी कभी कि सिलेंट्रेटा में फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म कौन सा है, आंसर आंख बंद करके आंसर करके आना है, हाइड्रा इज वन टाइप ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे इनकम्प्लीट है क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा दो ओपनिंग नहीं दिख रहा है। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, ये है माउथ, चलो यहाँ लिख देते हैं, ये है माउथ, माउथ के नीचे का जो पार्ट है ना, क्वेश्चन कभी कभी ऐसे देते हैं, माउथ कहाँ पे प्रेजेंट है, माउथ इज ऑन द हाइपोस्टोम, ऐसे आंसर लिखना है। दिस रीजन इज कॉल्ड द हाइपोस्टोम, दिस रीजन इज कॉल्ड हाइपोस्टोम, ठीक है। आंसर कभी कभी क्वेश्चन देते हैं हाइड्रा का माउथ कहाँ पे होते हैं, अबव और ऑन द हाइपोस्टोम लिखना है, बस माउथ ओपनिंग के जो नीचे का पार्ट है उसको बोलते हैं हाइपोस्टोम। तो हाइपोस्टोम से भी क्वेश्चन कभी कभी दे सकता है। और क्या लिखना है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, दिस डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट क्योंकि यहाँ कोई भी दो ओपनिंग तुम्हें दिखाई नहीं देगा, ओनली एक ही ओपनिंग दिखाई दे सकता है। बोलो डिप्लोब्लास्टिक होगा कि नहीं होगा। अच्छा टिश्यू लेवल है, जाके चेक कर लेना एक बार, टिश्यू लेवल में हमने इसका ही एग्जांपल लिया था, ठीक है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डिप्लोब्लास्टिक होगा कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, देखो ट्रिप्लोब्लास्टिक शुरू होते हैं प्लैटीहेलमिन्थेस से, ठीक है, तो यहाँ आंसर होगा डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक। तो जब तक ना हम प्लैटीहेलमिन्थेस तक पहुंचते हैं तब तक याद रखना है डिप्लोब्लास्टिक होगा ऑर्गेनिज्म। और एक चीज, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू होता है एस्केलमेंथिस से, तो जहां तक ना हम एस्केलमेंथिस तक जाएंगे तब तक ये कैसा होगा, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। ये छोटे छोटे ट्रिक, छोटे छोटे चीजें याद रखोगे तो थोड़ा याद रहेगा, क्योंकि हर एक फाइलम से याद रखना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। एक्वाटिक लिखा, डाइजेस्टिव सिस्टम लिखा, टिश्यू लेवल लिखा, टिश्यू लेवल लिख दिया। बोलो रेडियल सिमेट्री होगा कि बाइलेटरल होगा, रेडियल। देखो ये रेडियल आसिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री, ये तीनों का अगर फाइलम से क्वेश्चन आए ना तो हर एक फाइलम का एक एक ऑर्गेनिज्म का पिक्चर तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। जैसे कि अगर पॉरीफेरा है तो स्पॉन्ज का पिक्चर डायग्राम होना चाहिए, ठीक है। अगर सिलेंट्रेटा है तो कुछ नहीं, एक जेलीफिश का डायग्राम याद रखो और एक हाइड्रा का डायग्राम याद रखो, बहुत सारे तुम्हें कैरेक्टर याद आ जाएगा सिर्फ डायग्राम से। जैसे कि अगर हाइड्रा याद है तुम्हें याद रहेगा सेसाइल भी होता है, फ्री लिविंग भी होता है। तो अगर हाइड्रा है तो थोड़ा सा पॉलिप का याद आएगा, पॉलिप याद आएगा तो मेडूसा याद आएगा। पॉलिप और मेडूसा आसेक्सुअली सेक्सुअली वो थोड़ा सा याद रखना है, और पॉलिप और मेडूसा दोनों सेक्सुअली आसेक्सुअली दोनों स्टेज होते हैं तो मेटाजेनेसिस भी इसको बोलते हैं, दोनों स्टेज होते हैं तो उसको पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। ऐसे एक डायग्राम से बहुत सारे कुछ याद आ सकता है, निडोब्लास्ट याद रहेगा, ठीक है। चलो इसमें लिखते हैं, अच्छा ये भी याद रखो हाइड्रा इज सेसाइल, ये भी लिख के रखो, हाइड्रा इज सेसाइल, बट इसमें ऑर्गेनिज्म सेसाइल भी हो सकता है, फ्री लिविंग भी हो सकता है, अभी बोला मैंने मेडूसा और पॉलिप में। और है हाँ रेडियल सिमेट्री, लिख के रखो रेडियल सिमेट्री, अभी तुम लोगों ने बोला रेडियल सिमेट्री, ठीक है, रेडियल सिमेट्री शो होता है।
हिप्नोटॉक्सिन क्वेश्चन देता नहीं है, देखो यहाँ लिख के रख सकते हो कि ये जो निडोब्लास्ट सेल है ना, इसमें निमाटोसिस्ट का पार्ट होता है, इसको बोलते हैं निमाटोसिस्ट। इसमें ना हिप्नोटॉक्सिन नाम का एक केमिकल होता है, लिखना चाहते हो तो लिख के रखो, आता नहीं है। हिप्नोटॉक्सिन एक पॉइजन है। ये जो मैंने बोला कि क्यों प्रेडेटर को खत्म कर सकता है, इसकी वजह से खत्म कर सकता है, ठीक है। ये निमाटोसिस्ट में हिप्नोटॉक्सिन नाम का पॉइजन होता है, इसकी वजह से खत्म कर सकता है। चलो नेक्स्ट हम जाएंगे टीनोफोड़ा में। हो गया। चलो नेक्स्ट हम जाए नेक्स्ट फाइलम टीनोफोड़ा। टीनोफोरा नेक्स्ट फाइलम इज टीनोफोरा। देखो टीनोफोरा का नाम पहले क्या करना है, फाइलम का नाम क्यों ऐसा रखा गया, पॉडीफेरा का नाम किस लिए था, क्योंकि पोर था बहुत सारे। निडोब्लास्ट क्यों था, क्योंकि निमाटोसिस सेल था। अब टीनोफोरा क्यों है, क्योंकि टीनोज मतलब कोम्प्लेट प्रेजेंट होते हैं, 8 कोम्प्लेट प्रेजेंट होते हैं इन लोगों के बॉडी में। दे हैव 8 कोम्ब प्लेट ऑन देयर बॉडी, ठीक है, इसीलिए इसका नाम है टीनोफोरा, क्योंकि टीनो का मतलब ही होता है कोम्ब, ठीक है। चलो इसको स्प्लिट करके लिखते हैं। टीनो का मतलब होता है कोम्ब, कंगी होते हैं ना, कंगी को कोम्ब बोलते हैं, तो स्ट्रक्चर भी ऐसे कोम्ब लाइक ही है टीनो। और फोरा मतलब है कैरी, जो ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ऐसे टीनो मतलब कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसको बोलेंगे कोम्प्लेट, उस ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे, वो ग्रुप को बोलेंगे हम टीनोफोरा। इसमें ठीक है, ठीक है, इसमें कुछ सिलिया भी प्रेजेंट होते हैं, बियरिंग सिलिया, सिलिया, सो दे हेल्प इन द लोकोमोशन, मेनली ये लोकोमोशन में हेल्प करता है, ठीक है। टीनोफोरा ये कॉम्प्लेट लोकोमोशन में हेल्प करता है। दूसरा आ जाते हैं एग्जाम्पल, अभी बताएंगे एग्जाम्पल। ये जो टीनोफोरा याद रखना है, एक्सक्लूसिवली मेराइन, ये ऑर्गेनिज्म में से कोई ऑर्गेनिज्म ही तुम्हें इसमें नहीं दिखेगा, फ्रेश वाटर में नहीं दिखेगा टीनोफोरा, ठीक है। एक्सक्लूसिवली मेराइन, एक्चुअली तीनों फाइलम है जो पूरा पूरा मेराइन होता है। कोई बताओगे मुझे कौन कौन सा फाइलम पूरा मेराइन है? नहीं, सिलेंट्रेटा निडारिया में हाइड्रा तो फ्रेश वाटर हो गया, तो नहीं होगा। पॉडीफेरा में भी स्पॉन्ज जो है, स्पॉन्जिया, वो फ्रेश वाटर होते हैं, हाँ गुड। एक है टीनोफोरा, लिख के रखो एक्सक्लूसिवली मेराइन कौन कौन है, एक्सक्लूसिवली मेराइन कौन कौन सा फाइलम होगा लिख के रखो। एक है टीनोफोरा, टीनोफोरा, दूसरा है इकाइनोडर्म्स, इकाइनोडार्माटा, और होगा हेमिकॉर्डाटा, हेमिकॉर्डाटा भी पूरा मेराइन में दिखता है, लिख के रखो, लिख के रखो, क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। चलो चलो एक डायग्राम बना लेते हैं और तुम्हें दिखा देते हैं कि ये जो 4 मैंने कॉम्प्लेट बोला, ये कॉम्प्लेट देखने में कैसे होते हैं। 8 ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 दिख रहा है, इधर से उधर भी और होगा, ठीक है। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और ऐसे इधर से एक टेंटिकल्स, इधर से एक टेंटिकल्स लाइक स्ट्रक्चर आते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेट, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेट, ये होते हैं टेंटिकल्स, टेंटिकल्स, ठीक है। अच्छा एक कैरेक्टर मैंने यहाँ पे बोला नहीं था, कभी कभी दे देते, ये जो सिलेंट्रेटा है ना, कहाँ चला गया, ये सिलेंट्रेटा है, इसमें स्टैटोसिस्ट नाम का एक बॉडी बैलेंसिंग ऑर्गन रहता है, लिख के रखो, बॉडी बैलेंसिंग ऑर्गन रहता है, स्टैटोसिस्ट उसका नाम है, ठीक है।
ठीक है, हो गया। अच्छा, ये जो टीनोफोरा है इसको, इसका भी एक कॉमन नेम है, टीनोफोरा commonly known as सी वॉलनट बोलते इसको, ठीक है, और कोम जेली बोलते इसको, ठीक है, और जेली कोम बोलते इसको, ठीक है, इसका कॉमन नेम है। जैसे पॉडीफेरा का कॉमन नेम है स्पॉन्ज, ऐसे इसको भी सी वॉलनट बोला जाता है, कॉमन नेम है। बोलो ये ऑर्गेनिज्म को देख के क्या लग रहा है, कैसा सिमेट्री होना चाहिए? यस, रेडियल सिमेट्री आएगा, ठीक है, रेडियल सिमेट्री में आएगा। बोलो डिप्लोब्लास्टिक की डिप्लोब्लास्टिक, यस, कहां जाएंगे तब डिप्लोब्लास्टिक होगा? बोलो यस, प्लैटीहेलमिन्थिस। तो तब तक हमें याद रखना है, तब तक हम डिप्लोब्लास्टिक लिखेंगे, पढ़ेंगे डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। सिलोमेट की आसिलोमेट, चलो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा फास्ट पेज में चले जाते हैं। सिलोमेट होगा, चलो हम फास्ट पेज में दिखाए हैं, देख लेते हैं। चलो चलो, सिलेंटेरेटा और टीनोफोरा दोनों ही आते हैं आसिलोमेट में, रेडियल सिमेट्री शो होता है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें एग्जांपल, ठीक है, ये बॉक्स याद रखना, ये बॉक्स से तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ये जो बॉक्स दिया है ना, मैंने फास्ट ही शुरू किया था इस चैप्टर, अरे बॉक्स याद रखना, कहाँ बीच बीच में घुस गया, कहाँ है, ठीक है। तो यहां क्या होगा, डिप्लोब्लास्टिक रेडियल सिमेट्री बोला है आसिलोमेट, आसिलोमेट। अभी भी सिलोम शुरू ही नहीं हुआ, सिलोम कहां से शुरू होगा, देखो कैसे याद रखना है इसको भी, क्योंकि यही सारे तंग करेगा बहुत ज्यादा, सिमेट्री, सिलोम और जम लेयर, यही तंग करेगा सबसे ज्यादा। सिलोमेट है कि नहीं याद रखने के लिए, फास्ट आसिलोमेट, फास्ट स्यूडोसिलोम कहां से शुरू होते हैं, कहां शुरू होते हैं, वही शुरू वही खत्म, है ना। आस्केलमेंथिस ओनली है जिसमें स्यूडोसिलोमेट दिखता है। तो स्यूडोसिलोमेट से पहले कभी सिलोम नहीं आ सकता है। कोई प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में एडवांस कोई कैरेक्टर कैसे आएगा? तो ऑब्वियसली जहां स्यूडोसिलोम है उससे पहले जितना ऑर्गेनिज्म है वो सारे ऑर्गेनिज्म आसिलोमेट है। जहां स्यूडोसिलोमेट है वहीं पे खत्म, उसके बाद जितना ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या आएगा, सिलोम आएगा। तो सिलोम कहां से शुरू होगा, एनिलीड से शुरू होगा। प्लैटीहेलमिन्थिस में भी तो आसिलोम है ना, प्लैटीहेलमिन्थिस के बाद होते हैं सिलोम। इसीलिए मैंने बोला था कल जो मैंने दिया था ना उसको याद रखना है, उसको याद रखोगे तो बहुत सारे फायदा है, नहीं तो सब भूल जाओगे, ठीक है। बोलो और क्या कैरेक्टर्स हैं, लोकोमोशन बोल दिया, कोमप्लेट जो है वो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका, वो है बायोलुमिनेसेंस, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलुमिनेसेंस। बायोलुमिनेसेंस मतलब है एक टाइप का लाइट एमिट कर सकते हैं ये, ठीक है। दे कैन एमिट लाइट, दे कैन एमिट लाइट फ्रॉम देयर बॉडी, फ्रॉम देयर बॉडी। और ये किसमें हेल्प करता है, हेल्प्स इन डिफेंस मैकेनिज्म। क्यों, जब भी इसके बॉडी से ऐसा कलर लाइट निकल के आएगा, लाइट निकल के आएगा तो प्रीडेटर जब इसको खाने के लिए आएगा तो ऐसा कलर देख के भाग के चला जाएगा, तो इसीलिए डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है बायोलुमिनेसेंस। क्वेश्चन आता है बायोलुमिनेसेंट ऑर्गेन का नाम, ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ, आंसर करके आना है। टीनोफोरा ग्रुप का ऑर्गेनिज्म बायोलुमिनेसेंस दिखाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इसका दोनों टाइप का ही होता है, डाइजेस्टिव, डाइजेशन, डाइजेशन, डाइजेस्टिव ना, डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है, एक्स्ट्रा, और इंट्रासेलुलर भी होता है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रासेलुलर दोनों प्रकार का ही हो सकता है डाइजेशन। अब मुझे बताओगे डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा, कंप्लीट या इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट, क्योंकि कंप्लीट कहां से शुरू हुआ है,
एस्केलमेंथिस से शुरू है, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट याद रखना है तो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। बायोल्यूमिनेसेंस बोल दिया। यहाँ पे भी जो सेक्सेस है वो सेपरेट नहीं है तो हर्माफ्रोडाइट है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड, सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड, मतलब ये ऑर्गेनिज्म को हम हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। ये ऑर्गेनिज्म को हम हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और डेवलपमेंट जो है वो है इनडायरेक्ट, मतलब समझ में आ गया। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, मतलब बाहर होते हैं, एंड डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब क्या बोला मैंने, बोलो। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब लार्वल स्टेज होगा कि नहीं होगा, होगा। लार्वल स्टेज नहीं है इसलिए डायरेक्ट डेवलपमेंट, शुरू से जैसा बाद में भी वही एडल्ट में भी। लार्वा मतलब नहीं, डायरेक्ट हमारे बॉडी में कहाँ लार्वा स्टेज है, डायरेक्ट हमारा डायरेक्ट डेवलपमेंट है, ठीक है, कोई लार्वल स्टेज नहीं है। चलो डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट लिख लो। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट अभी बोला तुम लोगों ने, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट। अब देखोगे तुम लोग ये जो कॉमन कुछ पॉइंट है ना, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है मेन, तो उस पे कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा है क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग है। वो भी याद रख पाओगे क्योंकि तुम्हें बस ये याद रखना है कि सीलोम कहां से शुरू हो रहा है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से शुरू हो रहा है, ठीक है। और सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री के लिए वो जो बॉक्स है उस बॉक्स को याद करना है। तो देखोगे हर एक फाइलम को लर्न नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। चलो एग्जाम्पल कर लेते हैं, 2 ही एग्जाम्पल आई होप दिया हुआ है। अच्छा, रेस्पिरेशन जो है इसका बॉडी सरफेस से चलता है, वो लिख के रखो। रेस्पिरेशन ऑकर्स बाय देयर बॉडी सरफेस, ठीक है, बॉडी सरफेस से ही रेस्पिरेशन हो जाता है, ठीक है। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रेशन भी, एक्सक्रेशन। चलो एग्जाम्पल लिख लेते हैं। 2 एग्जाम्पल लिखा है, देखो। एक है देखो प्लूरोब्रांकिया और एक है टिनोप्लाना। प्लूरोब्रांकिया अंडरलाइन बिल्कुल करना है, और एक है टिनोप्लाना। चलो नेक्स्ट चलेंगे हम लोग प्लैटीहेलमिन्थिस में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो प्लैटीहेलमिन्थिस। नेक्स्ट फाइलम इज प्लैटीहेलमिन्थिस। चलो देखो, पहले हमें फाइलम का नाम क्या है, क्यों है, लिख लेंगे। प्लैटी मतलब होता है फ्लैट, और हेलमिन्थ का मतलब होता है वर्म। सो कॉमन नेम जो है, कॉमन नेम ऑफ प्लैटीहेलमिन्थिस, प्लैटीहेलमिन्थिस क्या होगा, फ्लैट वर्म। गुड, फ्लैट वर्म। सुनो यहाँ ना एक छोटा सा बात बता देते हैं। प्लैटीहेलमिन्थिस और एस्केलमिन्थिस ऐसे याद रखना है, कोई लॉजिक वॉजिक कुछ नहीं है। प्लैटीहेलमिन्थिस और एस्केलमिन्थिस 2 है भाई भाई। प्लैटीहेलमिन्थिस जा रहा था रास्ते के मेन रोड से, और एस्केलमिन्थिस जा रहा था बस रोड के फुट जो पाथ होते हैं उससे। तो ये प्लैटीहेलमिन्थिस से ऊपर से गाड़ी चला गया तो वो हो गया फ्लैट, और एस्केलमिन्थिस जो है वो जैसे कि तैसे गोल रह गया, बस याद रखने के लिए, क्योंकि ये दोनों ही वर्म है। दोनों में से मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म जो है वो पैथोजेनिक है हमारे लिए, पैरासाइट भी है, और दोनों ही एंडोपैरासाइट है। बोलो हाँ, उचेरेरिया, हाँ हेलमिन्थ है, लेकिन कौन सा हेलमिन्थ में आएगा, उचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी एस्केलमिन्थिस में आएगा, राउंड वर्म है, ठीक है। ठीक है, दोनों भाई भाई, एक के ऊपर से गाड़ी चला गया फ्लैट हो गया, एक के ऊपर से गाड़ी नहीं गया, फुटपाथ से चल रहा था वो राउंड अभी भी है, लेकिन दोनों डिजीज करता है, दोनों हमारे बॉडी का और दूसरा कुछ होस्ट के बॉडी में भी एंडोपैरासाइट का काम करते हैं,
ठीक है, पैरासाइट मतलब जो दूसरे के बॉडी में जाके डिजीज कॉज करते हैं। चलो, प्लेटीहेलमिन्थिस, मेन बात हमारा हो गया, एक पॉइंट हो गया कि इसको फ्लैटवर्म बोलते हैं, बॉडी फ्लैट है। क्या बोला मैंने, हर एक फाइलम का एक एक डायग्राम करना है। पहले पॉडीफेरा का हमने स्पॉन्ज लिया था, सिलेंटरेटा का हमने हाइड्रा लिया था, टिनोफोरा का हमने एक ऑर्गेनिज्म का लिया था, और यहाँ प्लेटीहेलमिन्थिस का हम ले लेंगे 2-3, एक हम ले लेते हैं प्लेनेरिया को, प्लेनेरिया, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म। अब मुझे बताओ, ये ऑर्गेनिज्म बाइलेटरल शो करता है, सिमेट्री, आसिमेट्री, बोलो, गुड, बाइलेटरल सिमेट्री शो होता है। मुझे बताओ, ये ऑर्गेनिज्म सिलोमेट है कि आसिलोमेट है? जिसके ऊपर से पैदल मतलब गाड़ी चला गया वो कैसे सिलोमेट हो गए? ओके, आसिलोमेट होगा, गुड, ठीक है। बोलो, डाइजेस्टिव सिस्टम इसका कंप्लीट या इनकम्प्लीट है? डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट शुरू हुआ है एस्केलमिन्थिस से, तो यहां डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा? इनकम्प्लीट, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। मुझे बोलोगे और क्या बाकी है? बायलैटरल सिमेट्री बोल दिया, आसिलोमेट बोल दिया, डाइजेस्टिव सिस्टम बोल दिया, और कुछ है? अच्छा चलो, अब मेन पॉइंट में आते हैं, इसका जो इसका मेन पॉइंट है। हाँ, और एक था, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा कि डिप्लोब्लास्टिक होगा? इसी में से शुरू होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो लिख के भी, ये भी लिख के रखो, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। तो ब्रैकेट में हम लिख लेंगे कि फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट फाइलम, फर्स्ट फाइलम, फर्स्ट फाइलम किस लिए? फर्स्ट फाइलम इसीलिए लिखा क्योंकि फर्स्ट ऐसा ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट ऐसा फाइलम जिसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म शो हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसमें कुछ हमें देखना पड़ेगा। कुछ ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि टीनिया का एक डायग्राम बना लेते हैं। टीनिया, सोलियम, टीनिया, ऐसा तो स्पेलिंग नहीं होना चाहिए, बोलो तो, टीनिया, टी बोलो, बोलो, TI, हाँ, गुड, टीनिया, सोलियम, सोलियम तुम्हें नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिज्म में ऐसे हुक एंड साकर होते हैं, ठीक है, ये होते हैं हुक और ये होते हैं साकर। उल्टा लिखा मैंने, गुड, पैरासाइट है बिल्कुल, साकर, हाँ उल्टा लिखा मैंने, ये होगा साकर, ये है साकर और ये है हुक, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना है, हुक एंड साकर प्रेजेंट, प्रेजेंट, क्योंकि इस फाइलम में मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म होते हैं एंडोपैरासाइट, मैक्सिमम organism of this phylum is endoparasite, endoparasite of human and other organism। अदर ऑर्गेनिज्म पिग भी हो सकता है, कुछ ऑर्गेनिज्म पिग में भी होते हैं। अब एंडोपैरासाइट का मतलब क्या होता है? पहले पैरासाइट मतलब समझते हैं। पैरासाइट मतलब होता है जो एक ऑर्गेनिज्म फूड और शेल्टर के लिए दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उसके बॉडी के अंदर हो या उसके बॉडी के ऊपर हो, रह के उसके पास से फूड एंड शेल्टर लेते हैं। ऊपर से कुछ डिजीज दे सकता है, ऐसा नहीं कि हर ऑर्गेनिज्म ही डिजीज देता है, डिजीज दे सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं पैरासाइट। एंडोपैरासाइट मतलब बॉडी के अंदर अगर वो पैरासाइट लिव करता है, खाना पीना लेते हैं, शेल्टर लेते हैं, उसको बोलते हैं एंडोपैरासाइट। मोस्ट ऑफ द पैरासाइट आर पैथोजेनिक, इसका मतलब है हर पैरासाइट पैथोजेनिक नहीं होते। पैथोजेनिक मतलब डिजीज कॉजिंग एनी एजेंट, कोई भी एजेंट जो हमारे बॉडी में डिजीज करेगा उसको बोलेंगे हम पैथोजेन। तो पैरासाइट में भी पैथोजेन, ठीक है, पैरासाइट पैथोजेन हो सकता है, ठीक है। तो हमारा टीनिया जो डिजीज करता है उसको बोलते हैं टीनियसिस, ठीक है। जो लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर में? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का चैप्टर में पढ़ेंगे फिर से। टीनिया मेक, अच्छा मेक नहीं बोलना है, कॉजेस लिखो, कॉजेस टीनियसिस,
टीनिएसिस इन ह्यूमन, ह्यूमन में टीनिएसिस करते हैं, ठीक है। अच्छा याद रखो जो प्लेनेरिया लिखा था, प्लेनेरिया इज नॉट पैथोजेनिक और पैरासाइटिक टू ह्यूमन। याद रखना है इसको, क्वेश्चन दे देते हैं कि प्लेटीहेल्मिन्थस के अंदर कौन सा ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कोई डिजीज नहीं करता है, पैरासाइट नहीं है, आंसर हो जाएगा प्लेनेरिया, वो हमारे लिए कोई डिजीज नहीं करता है, बेचारा वो भोला भाला अच्छा है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है स्पेसिफिकली फ्लेम सेल से, फ्लेम सेल कैसा दिखता है वो क्वेश्चन पूछेगा नहीं तुम्हें। फ्लेम सेल नाम का एक सेल इन लोगों के बॉडी में प्रेजेंट है जो ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रेशन में हेल्प करता है, हेल्प्स इन एक्सक्रेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। सुनो ऐसे जो छोटे छोटे ऑर्गन का नाम पूछेगा ना, ऐसे जो छोटे छोटे ऑर्गन का नाम दिया है, कौन सा एक्सक्रेटरी है, कौन सा पार्ट है, कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ये हर फाइलम का तुम्हें उठा के एक पेज में छोटा छोटा करके लिख लेना, नहीं तो बाद में भूल जाओगे। एक एक ऑर्गन लिखा है, जैसे कि नेफ्रिडिया लिखा है एनिलिड के लिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट। रेस्पिरेशन में देखोगे आर्थ्रोपोड्स में दिया है जो उसका बॉडी का ट्रकिया होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो ऐसे छोटे छोटे जो मेन ऐसे ऑर्गन दिखेगा जो एक्सक्रेशन रेस्पिरेशन ऐसे हेल्प करता है, और ऐसे एक पेज में छोटा छोटा करके लिख लेना, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछने का चांस बहुत है, ठीक है। तो ये फ्लेम सेल हेल्प्स इन द एक्सक्रेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, यही याद रखना है। ठीक है, चलो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल होगा, इसका लिख लेते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, ऑस्मो रेगुलेशन बोला है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड, प्लैटीहेल्मिन्थस और चलो लिखते पहले, सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड। सुनो प्लैटीहेल्मिन्थस में ना सेक्सेस सेपरेटेड नहीं है, एक ही बॉडी में दोनों ही पार्ट हैं। और एस्केल्मिन्थस में जाएंगे वहां देखेंगे सेक्सेस सेपरेटेड, मेल और फीमेल एस्कारिस लुम्ब्रिकॉइडिस अलग अलग देखने में है, मेल होता है पतला सा और फीमेल होता है मोटा सा एस्केल्मिन्थस में जाके। लेकिन प्लैटीहेल्मिन्थस में देखो, प्लैटीहेल्मिन्थस और एस्केल्मिन्थस का दो पॉइंट अभी बोल दिया। प्लैटीहेल्मिन्थस फ्लैट, ठीक है, और एस्केल्मिन्थस है राउंड, ठीक है। प्लैटीहेल्मिन्थस में कोई सिलम नहीं है, एस्केल्मिन्थस में स्यूडोसिलम है बॉडी कैविटी बट नॉट लाइन बाय मेसोडर्म। तीसरा बोला मैंने अभी इसमें सेक्सेस आर सेपरेट नॉट सेपरेटेड, एक ही बॉडी में दो ऑर्गन होगा, और एस्केल्मिन्थस में एक बॉडी में एक ऑर्गन होगा, सेक्सेस सेपरेटेड होगा। एग्जाम्पल लिख लो, अभी बोला मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल, नहीं एक ही दो ही बोला है, ठीक है। चलो लिख देते हैं, एग्जाम्पल लिख देते हैं, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आएगा। एग्जाम्पल पढ़ना, बहुत ध्यान से पढ़ना एग्जाम्पल। एक तो है टीनिया स्पीसीज, टीनिया सोलियम एक्चुअली, फैसियोला हेपाटिका, लिवर फ्लूक बोलते इसको, ठीक है। अच्छा उचेरेरिया क्यों होगा, प्लेनेरिया और कुछ है कि, हाँ देखो तो और कुछ दिया है, आई होप नहीं है, तीनों ही दिया है, ठीक है। ये तीनों एग्जाम्पल पढ़ो, काफी है, ओके। चलो आज प्लैटीहेल्मिन्थस तक ही रखने देते हैं, नेक्स्ट एस्केल्मिन्थस से शुरू होगा।